हेलो एवरीवन। मैंने देखा है कि कई लोगों को यूपीएससी में सी सेट के पेपर में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, खासकर उन लोगों को जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया। ऐसे एस्पिरेंट जिनको लगता है उनको सी सेट का कट ऑफ क्लियर करने में दिक्कत आएगी, उनके लिए हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, जहां से 2023 में 10 क्वेश्चंस आए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। A selection is to be made for one post of principal, प्रिंसिपल की एक पोस्ट, and two post of vice principal, तो वाइस प्रिंसिपल की टू पोस्ट। Amongst the six candidates called for the interview, only two are eligible for the post of principal, while they all are eligible for the post of vice principal. टोटल 6 लोग हैं, उनमें से प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2 लोग एलिजिबल हैं और पूरे के पूरे 6 लोग वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन 6 में से एक तो प्रिंसिपल कोई बनेगा, 2 में से तो बचे 5 लोग। अब इन 5 में से 2 लोग हमें सिलेक्ट करने हैं, तो 5C2 से हम निकालेंगे, जो कि आएगा 5 into 4 / 2, दैट इज 10। तो 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए और 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। टोटल 20 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इन तीनों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट फॉर अ कोर्स। 5 में से 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट उसको चूज करने हैं। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स वन, मैथ्स टू। लेकिन मैथमेटिक्स टू के लिए कंडीशन क्या दी हुई है? मैथ टू कैन ओनली बी ऑफर्ड इफ मैथ्स वन इज ऑल्सो ऑप्टेड। तो जब मैथ्स टू सिलेक्ट किया जा रहा है, तब मैथ्स वन ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, तो ये 2 सब्जेक्ट तो हो ही गए। तो मैथ्स टू के केस में सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी और बाकी बचे 4 सब्जेक्ट। इन चारों में से कोई भी 2 हम चूज कर सकते हैं। अगर हम मैथ्स टू को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो 4C2, दैट इज 4 into 3 / 2, यानी कि 6। तो टोटल केस कितने हो गए? 1 + 6 = 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन। टास्क वन कैन नॉट बी असाइंड टू आइदर पर्सन वन और टू। पर्सन्स को लिखते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। टास्क वन, टास्क टू के लिए कंडीशंस दी हुई है। टास्क वन कैन नॉट बी असाइंड टू आइदर पर्सन वन और पर्सन टू। तो वन और टू को नहीं दिया जा सकता ये वाला टास्क, इन तीनों में से किसी को दे सकते हैं। टास्क टू मस्ट बी असाइंड टू आइदर पर्सन थ्री, पर्सन फोर। तो इसको 3 या 4 को ही दिया जाना है, बाकी इन तीनों को नहीं दे सकते। बाकी टास्क किसी को भी दिए जा सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि एवरी पर्सन इज टू बी असाइंड वन टास्क। एक पर्सन को एक ही टास्क दिया जाएगा और सबको एक टास्क मिलेगा। तो टास्क को हमने कुछ इस तरीके से पोजीशन वाइज लिख दिया है। टास्क टू के लिए 3 या 4 दो ऑप्शन है हमारे पास, और 3 या 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो वो पर्सन टास्क वन नहीं कर पाएगा, इसीलिए टास्क वन के लिए भी 2 ऑप्शंस बचेंगे। 2 लोग पहले से ऑक्यूपाई हो गए, तो थर्ड टास्क के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस बचेंगे। फोर्थ टास्क के लिए 3 लोग ऑक्यूपाइड हैं, 2 ऑप्शन बचेंगे। और फिफ्थ टास्क के लिए एक ही पर्सन बचेगा। तो टोटल आएगा 2 into 2 into 3 into 2, दैट इज 24। तो 24 वेज में टास्क को हम असाइन कर सकते हैं गिवन द कंडीशंस। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सोसाइटी इट इज कस्टमरी फॉर फ्रेंड्स ऑफ सेम सेक्स टू हग एंड फॉर फ्रेंड्स ऑफ अपोजिट सेक्स टू शेक हैंड व्हेन दे मीट। तो अगर 2 लड़के हैं तो आपस में वो हग करते हैं, और लड़का या लड़की है तो आपस में हाथ मिलाते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मीट इन अ पार्टी एंड देयर वर 24 हैंडशेक्स। तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियां आपस में मिलते हैं और उनके बीच में 24 हैंडशेक हुए। विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इंडिकेट पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स। टोटल हैंडशेक्स कितने हुए? 24। तो इसकी पॉसिबिलिटी कई हो सकती है, इनको देखते हैं हम। तो 24 हैंडशेक होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? सपोज कीजिए जेंडर वन
जेंडर 2। हो सकता है एक जेंडर का 1% हो, दूसरी जेंडर के 24% हो सकता है एक जेंडर के 2 लोग हों, दूसरे जेंडर के 12 लोग हों। हो सकता है एक जेंडर के 3 लोग हों, दूसरे जेंडर के 8 लोग हों। हो सकता है एक जेंडर के 4 लोग हों, दूसरे जेंडर के 6 लोग हों। ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर पहले वाले केस को हम मान के चलें तो टोटल नंबर ऑफ हग्स कितने होंगे? वो आएगा 24C2। 24 लोग हैं और 2 लोगों के बीच में हग होता है, तो इससे कैलकुलेट करेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाई 23 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के आएगा 276। सेकंड केस देखें तो पहले जेंडर के 2 लोग हैं, उनके बीच में हग हो सकता है, और दूसरे जेंडर के 12 लोग हैं, उनके बीच में हग होगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल के आएगा 66। तो टोटल नंबर ऑफ हग कितने हुए? 1 प्लस 66, दैट इज 67। थर्ड केस अगर हम देखें तो 3 लोगों के बीच में हग हो सकता है, 3C2, दैट विल कम आउट टू बी 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3। और 8 लोगों के बीच में 8C2, 8 into 7 divided by 2, that will come out to be 28. The total number of hug इस केस में कितने हो गए? 3 plus 28, that is 31. फोर्थ केस को अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ हग कितने होंगे फोर्थ केस में? 4C2 plus 6C2, यानी कि 4 into 3 divided by 2 plus 6 into 5 divided by 2, that will come out to be 6 plus 50 इक्वल टू 28। तो प्रोबेबल नंबर ऑफ हग्स कितने आ रहे हैं? 276 हो सकते हैं, 67 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं। इन चारों में से जो भी हमारे ऑप्शन से मैच करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या दिए? 39, 30, 21, 20। यही ऑप्शन है जो हमारा मैच कर रहा है। फिफ्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। 5 क्वेश्चन है। आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज 2 choices, ट्रू और फॉल्स। It is given that no two candidates have given the answer to 5 questions in identical sequence. तो किसी भी कैंडिडेट ने एग्जैक्ट सीक्वेंस में आंसर नहीं दिए। फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इज, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं? तो किसी का भी सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस हो सकते हैं उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो अगर हमारा सपोज कीजिए एक क्वेश्चन होता तो कितने सीक्वेंस हो सकते थे? ट्रू हो सकता था, फॉल्स हो सकता था, सिर्फ 2 सीक्वेंस, यानी कि 2 टू द पावर 1। अगर हमारे 2 क्वेश्चंस होते तो कितने सीक्वेंस हो सकते थे? ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, 4, यानी कि 2 टू द पावर 2। अगर हमारे 5 क्वेश्चंस हैं तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस हो सकते हैं? 2 टू द पावर 5, यानी कि 32। सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू वन अनदर ऑन द बोर्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड? तो इसको तो हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 वर्टिकल लाइन, तो इनमें देखना है कि कितने रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स बनते हैं। तो हम इतने को हम एक यूनिट मान के चलें, तो एक यूनिट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1 बाई 1 यूनिट के। और अगर हम 2 यूनिट बाई 1 यूनिट देखें तो 1 2 3 4 5 6, और 6 वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम 3 यूनिट बाई 1 यूनिट देखें तो 1 2 3 और 3 वर्टिकल डायरेक्शन में, +3 +3। अगर हम 2 यूनिट बाई 2 यूनिट देखें तो 1 2 3 एंड 4 +4। अगर हम 3 यूनिट बाई 2 यूनिट देखें तो 3 यूनिट बाई 2 यूनिट, 1 2
3 एंड 4। और अगर हम 3 यूनिट बाई 3 यूनिट देखें तो ये बड़ा सा स्क्वायर +1, इन सबको काउंट करेंगे। 9 + 6 15 + 6 21 + 3 24 + 3 27 + 4 31 + 4 35 + 1 36. Total number of rectangles and square in this question will be 36. पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। There are 24 equally spaced points lying on the circumference of the circle. What is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking sets of 3 points as the vertices? क्वेश्चन नंबर 7। एक सर्कल है, सर्कल में 24 पॉइंट्स हैं, तो एक क्वार्टर में कितने पॉइंट्स होंगे? 6 पॉइंट, 6 12 18 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये 24 पॉइंट्स हो गए। अब हमें इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि सभी साइड्स उसकी बराबर होती हैं। तो जो भी वर्टिसेस के पॉइंट हम लेंगे वो इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर होंगे। तो 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 8। तो जो पॉइंट होंगे वो एक दूसरे से 8 के डिफरेंस पे होंगे। तो अगर पहला पॉइंट ये है तो दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, अगला पॉइंट ये होगा। और उसके बाद अगला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ होगा। तो पहला ट्रायंगल जो हमारा बनेगा वो बनेगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल अगले पॉइंट से बन सकता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इसके बाद नौवां बनाने की कोशिश करेंगे तो ये फर्स्ट से कोइंसाइड कर जाएगा। इसीलिए कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं इसमें? 8। तो ऑप्शन से मैच करते हैं आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। फॉर अ स्पोर्ट्स मीट अ विनर्स स्टैंड कंप्राइजिंग 3 वुडन ब्लॉक्स इज इन द फॉलोइंग फॉर्म। विनर स्टैंड के 3 ब्लॉक्स हैं। There are 6 different colors available to choose from, and each of the 3 wooden block is to be painted such that no two of them has same color. किसी का भी कलर सेम नहीं है। In how many different ways the winner stand can be painted? 6 कलर्स हैं और हमें 3 स्टैंड्स के लिए चूज करना है। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि इसमें सीक्वेंस मैटर करता है, इसीलिए इसमें कॉम्बिनेशंस नहीं परम्यूटेशंस लगाएं। 6p3 that will come out to be 6 factorial divided by 3 factorial, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 120। इसको अगर हम बिना फॉर्मूले के करना चाहें तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। कि हमारे पास 3 स्टैंड हैं, पहले स्टैंड के लिए हमारे पास 6 कलर के ऑप्शन हैं। कोई कलर रिपीट नहीं होगा, इसीलिए अगले के लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं। और कलर रिपीट नहीं होंगे, इसीलिए अगले के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 यानी कि 120 हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। Suppose you have sufficient amount of rupee currency in 3 denominations, rupee 1, rupee 10 and rupee 50. In how many different ways can you pay a bill of 107? तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 डिनोमिनेशंस के रुपए हैं। 1 है, 10 है और 50 है। टोटल हमें 107 करने हैं। तो ये 100 से ऊपर जितने हैं वो तो 1 रुपए से ही कंप्लीट होंगे। लेकिन जो 100 है उसको हम कितने तरीकों से कर सकते हैं वो ऑप्शंस हम अपने देखते हैं। 10 के नोट एक्चुअली हमारे पास कितने हो सकते हैं? हो सकता है ये हमारे 10 हो सकता है 9 हो, 8 7 6 5 4 3 2 1 या फिर एक भी नहीं। तो अगर 10 के नोट हमारे 6 से लेकर 10 हैं, यानी कि 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हैं हमारे पास, तो बाकी बचे हम 1 रुपए से ही पूरे कर पाएंगे। वही हमारे पास ऑप्शन बचेगा। अगर हमारे पास 10 से लेकर 50 है तो हम बाकी 50 रुपए 50 के नोट से भी कर सकते हैं या फिर 1 रुपए के सिक्कों से भी कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस बचेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 10 का एक भी नहीं है तो हमारे पास 2 तरीके हैं कि हम पूरे 107 रुपए 1 रुपए के पैसों से करें या फिर 100 रुपए 50 के नोट से प्लस बाकी के 7 रुपए 1 रुपए से। तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हो गए? 5 प्लस 10 प्लस 2 यानी कि 17। देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच करता है।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 50, 100, 200, 500 एंड 2000 टेकिंग एटलीस्ट थ्री डिनोमिनेशंस एट अ टाइम। यानी कि हम पांच में से एटलीस्ट तीन को लेके कितने डिफरेंट टोटल सम बना सकते हैं। यानी कि हम पांच में से तीन को भी ले सकते हैं, पांच में से चार को भी ले सकते हैं, और पांच में से पांचों को भी ले सकते हैं। लेकिन हम कॉम्बिनेशंस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सम निकालने के लिए उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। तो 5c3 आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, प्लस 5c4 आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, प्लस 5c5 आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। यानी कि 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 प्लस 1, टोटल आएगा 16। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट फाइव लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीटिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली सो दैट ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आई। डी से शुरू होना है, आई पे खत्म होना है। तो हम तीन लेटर्स की पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ई एल एच, यानी कि 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6। इसका आंसर आ जाएगा डी। 13th क्वेश्चन देखते हैं। On a chessboard, in how many different ways can six consecutive squares be chosen on the diagonal along a straight path? चेसबोर्ड 8 बाई 8 स्क्वायर्स का होता है। तो पहले एक चेसबोर्ड बनाते हैं, फिर हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और इसमें डायगोनल्स होंगे दो। तो डायगोनल्स के अलोंग हम सिक्स कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? पहला हो सकता है ये, दूसरा ये, तीसरा हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, चार हो गए। और फिफ्थ हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल छह पॉसिबिलिटीज हमारी बन रही हैं, जिन तरीकों से हम सिक्स कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को डायगोनल्स के अलाउंग चूज कर सकते हैं। तो 13th का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग 2, 2, 3, 3, 3 एज डिजिट्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड? तो 30,000 से बड़ा नंबर है, यानी कि फर्स्ट डिजिट तो हमारा इन तीनों में से ही कोई हो सकता है, तीन। और बचे चार डिजिट। अब तो इन चार में से सेकंड प्लेस पर कोई चूज किया जा सकता है। फिर तीन बचेंगे, फिर दो, फिर एक, यानी कि हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। लेकिन इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। दो हमें दो बार दिया हुआ है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल। तीन हमें तीन बार दिया हुआ है, इसीलिए 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 आएगा, यानी कि 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द लेटर्स ए बी सी डी ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? तो ए और ई के बीच में दो स्पेसेस हैं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखते हैं। ई पहले भी हो सकता है। चार पॉसिबिलिटीज हैं, जिनमें ए और ई के बीच में दो लेटर्स का गैप हो सकता है, और बची तीन स्पेसेस में बी सी डी के लिए 3 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 24। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। ए बी एंड सी आर थ्री प्लेसेस सच दैट देयर आर थ्री डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, फोर डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी एंड थ्री डिफरेंट रोड फ्रॉम ए टू सी। ए बी सी, ये तीन प्लेसेस हैं। ए से बी जाने के तीन रास्ते हैं, बी से सी जाने के चार रास्ते हैं, और ए से डायरेक्ट सी जाने के तीन रास्ते हैं। तो अगर हम ए से सी बी के थ्रू जाएं,
तो हम कितने तरीकों से जा सकते हैं? 3 × 4 और ए से सी डायरेक्ट जा रहे हैं तो 3 तरीकों से जा सकते हैं। तो टोटल कितने रास्ते हो जाएंगे ए से सी तक जाने के? 15। ऑप्शन नंबर सी। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। देयर इज ए न्यूमेरिक लॉक विच हैज 3 डिजिट पिन। 3 डिजिट पिन है। द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। 1 से 7 तक के डिजिट होंगे और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। The digits in the pin from left to right are in decreasing order. Any 2 digit in the pin differ by at least 2. How many maximum number of attempt one needs to find out the pin with certainty? मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे? जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारी हो सकती हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो सबसे पहले हम कंडीशंस लिखते हैं कि टोटल कितनी कंडीशंस दी गई हैं इस क्वेश्चन के लिए कि 1 से लेकर 7 तक के डिजिट्स हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और एटलीस्ट 2 का डिफरेंस है किसी भी 2 डिजिट्स में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम पॉसिबिलिटीज देखें तो 7 हो सकता है। 7 के बाद 2 का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, तो 5 एंड 3, 7, 5 और 2, 7, 5 और 1। हो सकता है कि 7 के बाद 4 हो, 7, 4, 2। मिनिमम 2 का डिफरेंस सभी में चाहिए, इसीलिए 4 के बाद 3 नहीं आएगा, 2 आएगा डायरेक्ट। 7, 4, 1। 2 या 2 से ज्यादा का गैप तो हो सकता है। 7 के बाद 3 भी हो सकता है, 1। इसके बाद फर्स्ट नंबर 6 भी हो सकता है, 6, 4, 2, 6, 4, 1। 6 के बाद 3 भी हो सकता है, 1। अगर पहला डिजिट 5 हुआ तो 5, 3, 1। यही सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इन सबको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 10 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। How many right angle triangles can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one side of triangle? तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सर्कल के पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ट्रायंगल बना रहे हैं और उस ट्रायंगल की एक साइड सर्कल के डायमीटर से होकर निकलती है तो वो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम इसमें करेंगे। अगर कोई भी डायमीटर हम देखें तो उस डायमीटर से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं अगले पॉइंट्स को जोड़कर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक डायमीटर से हम बना सकते हैं 6 ट्रायंगल्स जो कि राइट एंगल होंगे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने बनेंगे? पहले पॉइंट्स बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। डायमीटर्स देखें तो 1, 2, 3, 4। 4 डायमीटर और हर डायमीटर के लिए 6 ट्रायंगल बन सकते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। यानी कि टोटल 24 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। वन नॉन जीरो डिजिट, वन vowel and one consonant from English alphabet are to be used in forming passwords such that each password has to start with a vowel and end with a consonant। यानी कि 3 स्पेसेस हैं। पहली स्पेस पे कोई वोवेल होगा। वोवेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि 5 पॉसिबिलिटीज हैं। और लास्ट प्लेस पे हमारे पास कंसोनेंट होंगे। कंसोनेंट 21 पॉसिबिलिटीज होती हैं और बीच में कोई नंबर आ सकता है। तो नॉन जीरो नंबर की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 9। 5 multiplied by 9 multiplied by 21, that will come out to be 945। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 को शुरू करते हैं। अ बिल फॉर रुपीज 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 50, 20 एंड रुपीज 10। 50 नोट इन ऑल आर यूज्ड। इसका मतलब है कि 1840 रुपए टोटल पे किए जाने हैं और वो 3 तरीके के नोट्स में पे किए गए। 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए। और टोटल नोट्स की संख्या है 50। यानी कि मान लीजिए 50 के नोट है एक्स नंबर, 20 के नोट है वाई नंबर और 10 के नोट है जेड। तो टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये होगा 50। और इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 50x प्लस 20y प्लस 10z, दैट विल बी
1840। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसके बाद तीन स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, 25 नोट्स ऑफ ₹50 आर यूज्ड एंड रिमेनिंग आर इन द फॉर्म ऑफ 20 एंड 10 रुपीज नोट्स। यानी कि पहली कंडीशन के हिसाब से x इज इक्वल टू 25। दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है 35 नोट्स ऑफ ₹20 आर यूज्ड एंड रेस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ 50 एंड ₹10 नोट्स। यानी कि दूसरी कंडीशन में y की वैल्यू हो गई 35। थर्ड कंडीशन में दिया हुआ है 20 नोट्स ऑफ ₹10 आर यूज्ड, यानी कि z की वैल्यू हो गई 20। तो फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी को कैसे निकालें कि अगर हमें x की वैल्यू दी हुई है, y और z की वैल्यू पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव एंड इंटीजर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि y और z नंबर ऑफ नोड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि नेगेटिव में नहीं हो सकते और आधे अधूरे नहीं हो सकते। तो पहली कंडीशन को इक्वेशंस में पुट करते हैं, x प्लस वाई प्लस z was 50, यानी कि 25 प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 50। यहाँ से आएगा y प्लस z इज इक्वल टू 25। दूसरी कंडीशन थी 50x प्लस 20y प्लस 10z, दैट विल कम आउट टू बी 50 और x की वैल्यू रख दी प्लस 20y प्लस 10z, ये टोटल सम था 1840। यहाँ से आएगा 1250 प्लस 20y प्लस 10z इज इक्वल टू 1840। 20y प्लस 10z इज इक्वल टू 1840 माइनस 1250। यहाँ से आएगा 20y प्लस 10z इज इक्वल टू 590। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 2y प्लस z इज इक्वल टू 59। अगर इसे हम इक्वेशन 1 माने और इसे इक्वेशन 2 माने, तो अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू 59 माइनस 25, दैट विल बी 34। तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी 34 प्लस z इज इक्वल टू 25, यानी कि z इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर विच इज नॉट पॉसिबल। सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या था? सेकंड कंडीशन में था कि 35 नोट्स ऑफ ₹20 आर यूज्ड, यानी कि y की वैल्यू 35। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50, यानी कि x प्लस 35 प्लस जेड इज इक्वल टू 50, यानी कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन थी 50x प्लस 20y प्लस 10z इज इक्वल टू 1840, यानी कि 50x 20 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 10z इज इक्वल टू 1840, यानी कि 50x प्लस 700 प्लस 10z इज इक्वल टू 1840। 50x प्लस 10z इज इक्वल टू 1140। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 5x प्लस z इज इक्वल टू 114, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 4x इज इक्वल टू 114 माइनस 15, यानी कि 4x इज इक्वल टू 99, x इज इक्वल टू 99/4, जो कि नॉन इंटीजर होगी, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या था? थर्ड केस में था कि 20 नोट्स ऑफ ₹10 आर यूज्ड, यानी कि z की वैल्यू 20, z इज इक्वल टू 20। इसे हम इक्वेशंस में पुट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50, यानी कि x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 50, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन थी 50x प्लस 20y प्लस 10z, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 1840। 50x प्लस 20y प्लस 200 इज इक्वल टू
1840. 50x plus 20y is equal to 1640. इस इक्वेशन को भी हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं. 5x plus 2y is equal to 164. इक्वेशन नंबर 2. अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x plus 2y is equal to 60. ये एक थर्ड इक्वेशन बन जाएगी. अगर हम सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा 3x is equal to 164 minus 60. 3x is equal to 104. X is equal to 104 divided by 3, which is again non-integer. तो ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. तीनों ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हैं, इसीलिए 1, 2 एंड 3 डी आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. In a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match results in a tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? इस क्वेश्चन को हम डिटेल्ड तरीके से भी करेंगे और फिर शॉर्ट तरीके से भी करेंगे. पहले डिटेल्ड तरीके से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को कि अगर टोटल 150 प्लेयर हैं तो 150 प्लेयर के बीच में अगर दो लोगों के बीच में हम मैच कराते हैं तो टोटल 75 मैचेस होंगे और 75 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके होंगे. 75 मैचेस होंगे और 75 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके होंगे. 75 प्लेयर अब इवन नंबर नहीं है, इसीलिए हम एक प्लेयर को अलग रख के 74 प्लेयर्स के बीच में मैच कराएंगे. तो उनके बीच में 37 मैचेस करा सकते हैं हम और 37 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे. टोटल प्लेयर बचेंगे 37 एंड 1 यानी कि 38. 38 प्लेयर्स के बीच में मैच कराएंगे तो हम 19 मैच और करा सकते हैं और 19 प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे. इस 19 में से हम एक प्लेयर को अलग रख के 18 लोगों में अगर मैच कराते हैं तो 9 मैच और करा सकते हैं हम और 9 प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे. तो 9 और 1 मिला के 10 लोग बचे. अभी 10 लोगों में मैच कराएंगे तो 5 मैच और करा सकते हैं और 5 प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे. 5 प्लेयर में से एक प्लेयर को अलग रख के 4 प्लेयर बचेंगे. 4 प्लेयर के बीच में मैच कराएंगे तो 2 मैच और हो सकते हैं और 2 लोग बचेंगे. इन 2 लोगों के बीच में एक मैच और हो सकता है और एक पर्सन एलिमिनेट होके एक बचेगा. फिर 1 और 1 ये 2 लोग बचे हैं. इन 2 लोगों के बीच में एक और मैच हो सकता है +1. इनको टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 149. लेकिन ये सॉल्यूशन काफी लंबा हो गया. इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं? इसको शॉर्ट तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 150 प्लेयर थे शुरुआत में टूर्नामेंट के और एंड में एक प्लेयर बचा, यानी कि टोटल कितने प्लेयर एलिमिनेट हुए? 149. तो एक मैच में कितने प्लेयर एलिमिनेट होते हैं? एक मैच में एक प्लेयर एलिमिनेट होता है. तो 149 प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए हमें 149 मैचेस ही खेलने की जरूरत पड़ेगी. ये शॉर्ट तरीका है और इस शॉर्ट तरीके से बड़ी जल्दी जवाब आ जाएगा. हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 149. क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं. द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 रोज. 3 रो बना लीजिए. इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स 3 डिजिट्स एंड द नंबर फॉर्म्ड इन सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन फर्स्ट रो. अगर पहली रो की नंबर ए बी सी है तो सेकंड रो की नंबर ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय 2 होगी. एंड द नंबर फॉर्म्ड इन थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन फर्स्ट रो. यानी कि थर्ड रो में जो नंबर है वो ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय 3 होगी. Repetition of digit is not allowed if only 3 of the 4 digits are allowed to use in the first row. पहली रो में हम 2, 3, 7 या 9 में से ही किसी 3 डिजिट्स को यूज कर सकते हैं. How many such combinations are possible to be arranged in 3 rows? सभी पॉसिबिलिटीज को हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. पहली रो के लिए हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 4 नंबर हैं हमारे पास. पहली रो हमारी 3 डिजिट नंबर है और थर्ड रो उसका 3 गुना है और थर्ड रो भी 3 डिजिट नंबर ही है. यानी कि फर्स्ट रो में जो 3 डिजिट नंबर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 999 डिवाइडेड बाय 3. मतलब 333 से बड़ा नंबर हम ले ही नहीं सकते हैं फर्स्ट रो के लिए. पहली रो के लिए हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं?
237 273 239 293 279 297। ये 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर फर्स्ट डिजिट 2 है, अगर फर्स्ट डिजिट 3 है तो 327 329। बाकी कोई भी नंबर 333 से ऊपर चली जाएगी, इसीलिए उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका 3 गुना 1000 से ऊपर चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो हमें जो भी केसेस चेक करने हैं वो इसी में से चेक करने हैं। 237 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आएगा? 474। तो इसमें 4 दो बार रिपीट हो रही है, इसीलिए ये वाली नंबर नहीं होगी। 273 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 546। 273 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 819। इसका मतलब है कि ये नंबर पॉसिबल है, क्योंकि ये सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। 239 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 478। 239 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 717। इसमें 7 रिपीट हो रहा है, ये वाला नंबर नहीं होगा। 293 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 586। 293 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 879। इसमें 8 दो बार आ रहा है, इसीलिए ये वाला भी नंबर नहीं होगा। 279 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 558। इसमें 5 रिपीट हो रहा है, ये वाला भी नंबर नहीं होगा। 297 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 594। इसमें 9 दो बार रिपीट हो गया, इसीलिए ये वाला भी नंबर नहीं होगा। 327 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 654। 327 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 981। ये सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, और इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन पॉसिबल है। 329 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? 658। 329 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 987। इसमें 8 रिपीट हो रहा है और 9 भी रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो दो ही हमारी पॉसिबिलिटीज आएंगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा आंसर हो जाएगा 2। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करते हैं। राज हैज 10 pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes. 10 pairs of red shoes, 9 pairs of white shoes and 8 pairs of black shoes. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get red pair of shoes, what is the maximum number of attempt he has to make? तो अगर राज को 1 पेयर ऑफ रेड शूज चाहिए, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसको लग सकते हैं 1 पेयर ऑफ रेड शूज के लिए? इस क्वेश्चन में पेयर्स का मतलब क्या है कि 10 उसके पास लेफ्ट पैर के जूते होंगे और 10 उसके पास राइट पैर के जूते होंगे। इसी तरह 9 लेफ्ट पैर के, 9 राइट पैर के, इसी तरह 8 लेफ्ट पैर के और 8 राइट पैर के। तो हो सकता है जब वो बॉक्स में से शूज निकालने की कोशिश कर रहा है तो कोई रेड शू ना आए उसके हाथ में, सभी व्हाइट शूज आते चले जाएं, 9 + 9। इसी तरह सभी ब्लैक शूज आते चले जाएं, और इसके बाद जब रेड शूज बचते हैं उस बॉक्स में, तो हो सकता है एक ही पैर के 10 लेफ्ट शू आ जाएं। लेकिन अब जो 10 राइट पैर के शूज बचेंगे उनमें से कोई भी वो निकालेगा तो उसका 1 पेयर ऑफ रेड शू कंप्लीट हो जाएगा। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 45, यानी कि आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द लेटर्स ऑफ वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर। हाउ मेनी पोजिशंस ऑफ द लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड? पहले हम इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज को जिस तरह दिया है उस तरह लिख लेते हैं। अब इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब इसमें लेटर्स की पोजीशंस को चेक करें तो सिर्फ दो ये पोजीशंस हैं जो मैच कर रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स रेड, येलो एंड ग्रीन। फ्लैग है जिसमें 4 स्ट्राइप्स हैं, 1 2 3 4, और कलर्स हैं हमारे पास रेड, ग्रीन एंड येलो, यानी कि 3 कलर्स हैं। What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent stripes have the same color? पहले स्ट्राइप के लिए हमारे पास 3 कलर के ऑप्शंस हैं। दूसरे स्ट्राइप में फर्स्ट के लिए जो कलर यूज कर चुके हैं वो यूज नहीं करेंगे, तो 2 ऑप्शंस बचेंगे। तीसरे स्ट्राइप में जो सेकंड के लिए कलर यूज किया है वो नहीं यूज करेंगे, तो 2 कलर के ऑप्शन बचेंगे। और फोर्थ में जो थर्ड के लिए कलर यूज कर चुके हैं वो यूज नहीं करेंगे। टोटल हमारे पास 3 × 2 2
2 and 2 यानी कि 24. Option number C. There are 5 persons P, Q, R, S, T, each of whom has to be assigned one task. Neither P or Q can be assigned task 1. टास्क 1 जो है वो P और Q में से किसी को नहीं दिया जा सकता, इन तीनों में से दिया जा सकता है. सेकंड नंबर का जो टास्क है वो R या S को में से ही किसी को देना है, तो वो इन तीनों को नहीं दिया जा सकता. ये क्वेश्चन पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उससे काफी सिमिलर है. हमारे पास 5 टास्क हैं. इन 5 टास्क में हमारे पास दूसरा जो टास्क है उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं और पहला जो टास्क है उसके लिए 3 लोगों के ऑप्शंस, लेकिन एक पर्सन को हम टास्क 2 में यूज कर चुके हैं, इसीलिए फर्स्ट के लिए अभी 2 ऑप्शंस बचेंगे. 2 लोगों को हम टास्क में लगा चुके हैं, अब 3 लोग बचे हैं थर्ड टास्क के लिए. 3 लोग टास्क में ऑक्यूपाई हो चुके हैं, इसीलिए 2 लोग और 1 लोग. तो टोटल आएगा 2 into 2 into 3 into 2, that is 24. Option number D. In an examination, the maximum marks for each of the 4 papers, namely P, Q, R, and S, are 100. Marks scored by the student are in integers. A student can score 99 percentile in n different ways. What is the value of n? तो इसे हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? 4 सब्जेक्ट हैं और हर मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स 100, तो टोटल 400. और कोई स्टूडेंट 99 परसेंटाइल स्कोर कर रहा है, इसका मतलब है 400 मल्टीप्लाइड बाय 99 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 396 टोटल मार्क्स स्कोर किए जा रहे हैं उस स्टूडेंट के द्वारा. और सब्जेक्ट है पी, क्यू, आर एंड एस. हो सकता है स्टूडेंट ने 96 एक पेपर में स्कोर किए और बाकी के 3 स्कोर्स में 100 स्कोर किए, तो इनको रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं? 4 फैक्टोरियल, लेकिन 100 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल के डिवाइड, तो 4. हो सकता है स्टूडेंट ने एक पेपर में 97 स्कोर किए, अगले पेपर में 99 स्कोर किए और 2 सब्जेक्ट्स में 100 स्कोर किए. इनको कितने तरीकों से रीअरेंज किया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल. 4 into 3, दैट इज 12. हो सकता है स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट में 98 स्कोर किए, अगले 2 सब्जेक्ट्स में 99 स्कोर किए और एक सब्जेक्ट में 100 स्कोर किए. तो इसको कितने तरीकों से रीअरेंज किया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल और 99 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 12. हो सकता है स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट्स में 98 स्कोर किए, बाकी 2 सब्जेक्ट में 100 स्कोर किए. इनको कितने तरीकों से रीअरेंज किया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 98 2 बार है और 100 2 बार है, 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 डिफरेंट वेज. हो सकता है स्टूडेंट ने सभी सब्जेक्ट में 99 स्कोर किए, तो इसको किसी और तरीके से रीअरेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक. तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 1, यानी कि 35. ऑप्शन नंबर डी. In how many ways a batsman can score exactly 25 runs by scoring single runs, 4 runs, and sixes only? 1, 4, or 6, irrespective of the sequence of scoring shots. तो शॉट्स का सीक्वेंस मैटर नहीं कर सकता है. हो सकता है पहले 4 लगाए बाद में 6 लगाए तो भी 10 रन होंगे, और पहले 6 लगाए बाद में 4 लगाए तो भी 10 रन होंगे. क्वेश्चन नंबर 28. टोटल रन्स 25. इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज को काउंट करने के लिए जो हम डिफरेंट केसेस देखेंगे वो नंबर ऑफ बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग देखेंगे. हो सकता है एक भी बाउंड्री ना हो, तो इस केस में जो टोटल 25 रन है वो एक एक करके आएंगे और इसमें एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी. अगर एक टोटल बाउंड्री लगाई जा रही है तो हो सकता है कि एक 4 लगाया हो, बाकी रन एक एक करके लिए. हो सकता है कि एक 6 लगाया हो, बाकी रन एक एक करके लिए. तो ये 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी. हो सकता है टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज 2 हो, इस केस में हो सकता है कि 2 4 लगाए गए, बाकी रन एक एक करके, या फिर 2 6 लगाए गए, बाकी रन एक एक करके, या फिर एक 4 और एक 6 लगाया गया, बाकी रन एक एक करके लिए. तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं. हो सकता है टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज 3 हो, तो इस केस में हो सकता है 3 4 लगाए गए हों, या फिर एक 4 2 6 हो, या फिर एक 6 2 4 हो, या फिर 3 6 हो. तो इस केस में टोटल 4 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं. हो सकता है कि 4 बाउंड्रीज लगाई गई हों, तो इस केस में 4 चौके हो सकते हैं, 4 सिक्सेस हो सकते हैं, एक चौका 3 6 हो सकते हैं, एक 6 3 चौके हो सकते हैं, या फिर 2 चौके
और 2 सिक्सेस हो सकते हैं। तो इस केस में 5 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। 5 बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। इस केस में 4 चौके लगाए जा सकते हैं। 4 चौके, 1 छक्का हो सकता है। 3 चौके, 2 छक्के हो सकते हैं। 2 चौके, 3 छक्के हो सकते हैं क्या? इसमें टोटल रन्स कितने बन रहे हैं देखिए, 26 रन्स हो गए। ये तो टोटल नंबर ऑफ रन से ज्यादा हो गए, तो ये केस नहीं आएगा। और ना ही 6-6 वाला केस आएगा, क्योंकि उसमें भी टोटल नंबर ऑफ रन 30 हो रहे हैं। तो इसमें 3 केस निकल के आते हैं टोटल। छठवीं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 6 4 लगाए गए, और इस वाले केस में यही एक पॉसिबिलिटी रहेगी, और सभी में रन्स 25 को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 19। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर बी। How many distinct 8-digit number can be formed by rearranging the digits of number 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digits occupy odd positions and even digit occupy even positions? तो इस 8 डिजिट नंबर में ऑड नंबर्स कितनी हैं? 1 1 3 3 यानी कि 4। और इवन डिजिट्स कितनी हैं? 2 2 4 4 यानी कि 4। तो अगर कोई 8 डिजिट नंबर है, इसमें ऑड पोजीशंस कितनी हैं? ऑड पोजीशंस हैं 1 2 3 4। तो 4 ऑड पोजीशंस में 4 नंबर्स को प्लेस करना है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल। लेकिन 1 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, और 3 भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। और बाकी बची इवन नंबर्स में 4 इवन नंबर्स को प्लेस करना है, उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 4 फैक्टोरियल। लेकिन 2 2 बार है और 4 भी 2 बार है। ये आएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36। तो टोटल इसमें रीअरेंजमेंट्स हो जाएंगे 36। 40 children are standing in a circle and one of them, say child 1, has a ring. The ring is passed clockwise. ये एक सर्कल है, इसमें टोटल 40 चिल्ड्रंस हैं। अगर ये फर्स्ट चिल्ड्रन है तो ये 40 चिल्ड्रन है, और ये एक एक करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रिंग को पास कर रहे हैं, जो कि चाइल्ड 1 के पास है। चाइल्ड 1 passes to child 2, child 2 passes to child 4, एंड चाइल्ड 4 passes to child 7, और इसी तरह पास करते जा रहे हैं। तो इसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है, और आगे भी यही पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस विल द रिंग बी इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड 1 अगेन? चाइल्ड 1 का नंबर दोबारा जो आएगा वो 40 के बाद आएगा, यानी कि 41 नंबर हो सकता है। अगर रिंग एक और बार घूम कर आए तो 81 नंबर हो सकता है। अगर रिंग एक और बार घूम कर आए तो 121 नंबर भी हो सकता है। इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। चाइल्ड 1 passes it to child 2, चाइल्ड 2 passes it to 4। अगले में 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 7 का गैप, 8 का गैप, 9 का गैप, 10 का गैप, 11 का गैप, 12 का गैप, 13 का गैप, 14 का गैप, 15 का गैप। तो 15 गैप के बाद ये 121 यानी कि फर्स्ट चाइल्ड पर फिर से आ गई। तो कितने टोटल एक्सचेंजेस हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस के बाद ये चाइल्ड 1 के पास फिर से आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। What is the number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in clockwise direction? ये सर्कल, इसमें क्लॉकवाइज 12 थिंग्स रखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स को किस तरीके से लिया जा सकता है? इनकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हो सकता है 1 से 10 तक ले सकते हैं, 2 से 11 तक, 3 से 12 तक, 4 से 1 तक, 5 से 2 तक, 6 से 3 तक, 7 से 4 तक, 8 से 5 तक, 9 से 6 तक, या फिर 10 से 7 तक, 11 से 8 तक,
12 से 9 तक। इसके बाद वही पैटर्न रिपीट होने लग जाएगा। तो कितने टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो सकते हैं? 6 प्लस 6 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। ABCD is a square. A, B, C, D. One point on each AB and CD. AB और CD के बीच में एक पॉइंट है एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन BC एंड DA आर चोजन। BC और DA के बीच में दो पॉइंट्स हैं, तो टोटल 6 पॉइंट्स हमारे हो गए। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट एज वर्टिसेस आउट ऑफ 6 पॉइंट्स? 6 पॉइंट्स हैं, उनमें से 3 पॉइंट से कोई ट्रायंगल बनता है, तो 6C3। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 2। टोटल पॉसिबिलिटीज 20। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हमारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के PYQ 2023 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में कोई और टॉपिक देखेंगे।